आप नहीं, सोचिए। उसी को संजीव जी, उसी को अखिलेश यादव ने कल के अपने ट्वीट में उसका भी मतलब उदाहरण वो किया है कि उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से अभी बंगाल में चुनाव हुए और वहां पर जिस प्रकार से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, यानी कि उनका ये कहना था कि वो उसी प्रकार से हुआ जैसा कि पिस्तौल के दम पर उपचुनाव में खास करके कुंदरकी में हुआ था। तो आपको लगता है कि इसी को अब फिर से वो विपक्षी लोग आधार बनाएंगे, या अब अखिलेश यादव जब अब ये हो कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का बेहतर होता है, तो अब उसके बाद अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव कोई इस तरह की रणनीति बनाएंगे ताकि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा सके? नहीं ठीक है, वो तो रणनीति बना ही रहे, उनके रणनीति बनाने का पूरा अधिकार है उनको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप बहुत तरह की बातें बंगाल में बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने को, अखिलेश के उस बात को कॉमन मैन तभी स्वीकार करेगा ना, जब आम जनता तभी स्वीकार करेगा जब पिछले बार बंगाल में हिंसा हुई, प्री पोल, पोल के दौरान, पोस्ट पोल, और बहुसंख्यक समाज को टारगेट किया गया, औरतों तक को टारगेट किया गया, उस समय क्यों चुप थे अपोजिशन? उस समय घंटा हिला रहे थे बैठ के, है? उस समय क्या बंगाल पुलिस ने चूड़ियां पहन ली थी अपने हाथों में? सवाल ये है, देखिए, हिपोक्रेसी कीजिए लेकिन एक सीमा तक। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पवन खेड़ा और ये राहुल जी तो बार बार कहते हैं दलित समाज, जब तरुण खट्टिक की हत्या की कुछ जिहादी एलिमेंट ने दिल्ली में, एक तो बहुत देर से प्रतिक्रिया आई कांग्रेस की, और उसमें भी तरुण खट्टिक मर गया, ऐसा बोला पवन खेड़ा, जो अपने को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है। अब बताइए, किसी निर्दोष लड़के की हत्या हो गई, तुम बोलो ना कि तरुण खट्टिक की हत्या हुई, इतना भी बोलने का साहस नहीं कर, तरुण खट्टिक मर गया। सोचिए, तो यही हिपोक्रेसी की वजह से तो ये अपोजिशन में बैठते हैं। जब आप लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवता और सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो वो केवल एक खास विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई, देखिए क्या हुआ था गोधरा में, क्या हुआ था गोधरा को लोग भूल गए, गुजरात के दंगों को ये लोग बोलते रहे। भाई तुम्हारे गुजरात के दंगे का क्रिटिसिज्म तभी आम जनता स्वीकार करेगी जब तुम गोधरा में जो राम भक्तों को जिंदा जलाया गया ट्रेन में, उसको स्वीकार करो कि ये भी अपराध। अच्छा, कांग्रेस के लोग या ये सपा वाले कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल बीजेपी करती है। भाई 1947 में पाकिस्तान क्यों बना, किस आधार पर बना, और उस समय सत्ता की चाबी किसके पास थी? कौन अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता का साझेदारी कर रहा था? और उस समय बीजेपी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो इस देश में पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म आज से नहीं है। हाँ देखिए, जब आप पढ़ेंगे, देखिए कांग्रेस और गांधी परिवार के स्थापित इतिहासकार हैं विपिन चंद्र ये थ्योरी देते हैं अपने हिस्ट्री के बुक में, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें आप पढ़ेंगे सांप्रदायिकता पे पूरा एक चैप्टर है। तो वो ये बताते हैं कि अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता कम खतरा है और बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता में ज्यादा खतरा है। इसीलिए कांग्रेस और गांधी परिवार या गांधी जी या नेहरू जो थे, वो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता को कमजोर मानते थे और बहुसंख्यक को सांप्रदायिक बनने से रोकना चाहते थे। अब एक बात बताइए, उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते थे। हाँ, तो पाकिस्तान जब मुस्लिमों ने लिया और मुस्लिम लीग ने लिया, बनाया, तो उस समय भी तो अल्पसंख्यक ही थे मुस्लिम। और भारत में आज बहुत सारे मुस्लिम जो रह रहे हैं, उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उस समय मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया था और यही रह गए। चलिए कोई बात नहीं, यही रह गए। उसके बाद देखिए कश्मीर में जब भगाया गया, एक्सोडस हुआ हिंदुओं का, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ और मारा गया युवकों को, हिंदू युवकों को खोज खोज के, उस समय भी तो पूरे भारत में तो मुस्लिम तो अल्पसंख्यक की थे। तो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है भारत में
या बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है? अभी तक जितने एग्जाम्पल्स आए हैं उसमें अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी संदेश खाली तो हुआ। वापस हम यूपी पर ही आते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर, चूंकि हमारा ये प्रोग्राम भी योगी आदित्यनाथ पर ही है, कि योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि अगर इस प्रकार से जीत होती है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें लगभग उसी प्रकार के वो दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हो रही है, अगर ऐसा होता है और योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, तो क्या जो केंद्रीय नेतृत्व के मन में भी ये चल रहा था, अब ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये पावर गैलरी में चर्चा है कि ये चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व में कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, आपको लगता है कि उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए कि रखा जाए? अब हटाने की स्थिति में वो होंगे नहीं, क्योंकि अगर बेहतर प्रदर्शन कोई करता है उसके बाद भी अगर उनको हटाया जाता है तो फिर जनता उससे नाराज हो जाएगी। पहली बात तो ये है, जन्म कहां से हुआ? जन्म यानी योगी जी के मुख्यमंत्री पद पर बैठने की घटना की शुरुआत बीजेपी या मोदी जी या अमित शाह जी की तरफ से नहीं, या आरएसएस की पसंद है। तो जिसने पैदा किया है वही समाप्त करेगा। तो पैदा तो आरएसएस ने किया है, बढ़ाया आरएसएस ने है, तो उसमें मोदी जी और अमित शाह जी का कुछ मुझे लगता है बियॉन्ड हिज लिमिट है, क्योंकि आरएसएस को आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात है, येदियुरप्पा जब हटे थे तो उसके बाद लंबे समय तक कर्नाटक में बीजेपी नहीं आई। येदियुरप्पा अपनी छोटी सी पार्टी चलाते थे, बाद में फिर येदियुरप्पा ने जब अपनी पार्टी का विलय किया बीजेपी में, तभी बीजेपी सत्ता में आई। बिल्कुल, तो वो इग्नोर नहीं कर सकते आप योगी जी को। और मुझे नहीं लगता, ठीक है अब बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं बार बार एक खास समूह को खुश करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि योगी जी अब 9 में से 7 उपचुनाव में जीत हासिल की। और जो कुंदरकी वाला है, मैं इसलिए एक बार फिर से चर्चा कर दूं, कुछ डाटा मेरे सामने है तो पुराना ही डाटा, लेकिन ये महत्वपूर्ण डाटा है। देखिए कुंदरकी सीट पर 70-80 हजार से ज्यादा मुसलमान वोटर, और आप हैरान रह जाएंगे कि टोटल जो वोट मिला उसमें रामवीर सिंह ठाकुर जो हैं उनको लगभग 77% वोट मिला। यानी इसमें उनको मुसलमानों का भी वोट मिला, हिंदुओं का भी वोट मिला, सबका वोट मिला। और जो मोहम्मद रिजवान जो यहाँ के बहुत सीजन लीडर है समाजवादी पार्टी के, उनको मात्र 25,580 वोट मिला। यानी टोटल वोट का उनको 11.52% वोट मिला, और 1,44,791 वोट से रामवीर सिंह जीते। यानी अगर कैंडिडेट सही हो, रणनीति से, और सबसे बड़ी बात है कि कुंदरकी में 31 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की, और वो कैंडिडेट जो रामवीर सिंह वो योगी जी के पसंद के थे। और रिजवान हार गए। रिजवान वहां हार गए जहां मुस्लिम जो है लगभग 60% मुस्लिम मतदाता है प्रवीण जी। यानी बिना मुस्लिम वोटों के आप जीत ही नहीं सकते। लेकिन मुस्लिमों ने, वोटरों ने भी रामवीर सिंह का कैरेक्टर देखकर कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, विकास के काम करते हैं, अपने समाज के रिजवान को नकार दिया। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि। और देखिए एक बात का क्रेडिट बीजेपी को, बस एक लाइन बोल दूं मैं, बीजेपी को एक चीज के लिए क्रेडिट जरूर मुस्लिम समाज को देना चाहिए, ओपन हार्ट से। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया तो मुस्लिमों के भी आर्थिक रूप से वंचित लोगों को भी आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस। और आज उसी का कमाल है, यूपीएससी जैसे के सिविल सर्विसेज में भी मुस्लिम समाज के अच्छे स्टूडेंट्स जगह पा रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं में और रेवेन्यू सर्विसेज में या फॉरेन सर्विसेज में। तो ये जरूर। उसके बाद अगर मुस्लिम समाज में देखिए क्या है कि ये चर्चा नहीं होती कि अगर कांग्रेस उनकी बहुत पसंदीदा पार्टी थी, कांग्रेस उनकी देखभाल करती थी अच्छे से, तो 50-60 साल तो कांग्रेस का ही हुकूमत रहा, तो वो पिछड़ क्यों गए? एजुकेशन में क्यों पिछड़ गए? जो जितने भी रिपोर्टें आई, रघुनाथ मिश्रा की शायद रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी,
जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम समाज की स्थिति जो है अनुसूचित जाति से भी नीचे की स्थिति में चली गई, शेड्यूल कास्ट से भी नीचे की स्थिति में चली गई है। तो इतने लंबे समय से शासन अगर कांग्रेस का था और कांग्रेस मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो मुस्लिमों को पीछे किसने रखा?